में प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण या बाह्य आक्रमण के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब वैदिक सभ्यता के पश्चात, ठीक है, महाजनपदी काल में, ठीक है, हम लोग जब सुसंगठित और राजसंगठित हो रहा, महाजनपदों का विलय एक दूसरे के द्वारा आक्रमण किया जा रहा था और जीता जा रहा था, उसी बीच में भारत में बाह्य आक्रमण हुए। पहले पर्सियों का हुआ, फिर यूनानियों का हुआ, फिर शाक्य कुषाण ये लोग आए। इनके विषय में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण जो आक्रमण है, पारसियों का आक्रमण है, फिर यूनानियों का है, जिसमें दारा प्रथम, दारा तृतीय, फिर उसके बाद सिकंदर का यूनान आक्रमण है और उनका प्रभाव, ठीक है, इनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग ये देखते हैं, ये जो आक्रमण हुआ भारत में क्यों हुआ। ये क्या है कि उस समय अगर पहला आक्रमण हम बात करें, पारसी आक्रमण या ईरानी आक्रमण कहते हैं। पहला आक्रमण कौन सा है? सॉरी, पारसी आक्रमण या ईरानी, ठीक है, ईरानी आक्रमण। इसका ये हकामनी साम्राज्य था, पारसी जहां के लोग निवासी करते हैं, हकामनी बता रहे हैं। ये जो है ये क्षेत्र कहां पड़ जाएगा आपका? ईरान में था। ईरानी इसीलिए कहा जाता है इसको, ठीक है, ठीक है। तो इसका शासक था लगभग, ठीक है, इस आक्रमण के विषय में जो लिखते हैं, जो कौन था, ये साइरस था, ठीक है। ये कहा जाता है कि साइरस जो था, क्या हुआ, हकामनी, ये लगभग ये आक्रमण जो हुआ 544 के आसपास में लगभग मान लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे साइरस ईरान के रहने वाले थे। अब ये ईरानियों ने ही नाम दिया था किसका? हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान का नाम इनके यहाँ शाह नहीं है, ठीक है, मतलब सिंध नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या हुआ, ये पहले जो आक्रमण किया सिंध के आसपास क्षेत्र में आक्रमण किया, ठीक है, दारा प्रथम और दारा तृतीय, ठीक है, इनके सेनापति उत्तराधिकारी थे और इन्होंने भारत में सिंध के आसपास क्षेत्रों में आक्रमण किया और वहां विजय प्राप्त की, ठीक है, ठीक है। तो कौन? दारा प्रथम, डायरस भी लिखा जाता, कहीं कहीं मिला है, तो दारा प्रथम, ठीक है। तो ये जब आक्रमण किया, केवल ये सिंध के ऊपरी क्षेत्र में, आसपास क्षेत्र में ही शासन किया, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद दारा द्वितीय और तृतीय ने आक्रमण किया। दारा तृतीय जो था, ठीक है, वो सिंध के आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया, यही, क्योंकि शाह का उच्चारण हा से होता था, सा था नहीं, तो सिंधस्तान की जगह हिंदुस्तान हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ हाँ, ठीक है। ये पारसियों की देन है जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, ठीक है, तो इनका नहीं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये क्या हुआ, इसका प्रभाव हुआ। अच्छा, इसको जानते हैं, इसके अगर जानने के, जो बाह्य आक्रमण के जानने का प्रभाव अपना क्या है, क्या क्या प्रभाव है इनके, ठीक है, इसका स्रोत क्या है, इसके विषय में हम लोग बात करें। हकामनी, अगर आपके क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कौन सा दारा प्रथम, दारा तृतीय, साइरस के उत्तराधिकारी थे, ठीक है, इन्होंने आक्रमण किया हकमनी साम्राज्य के, ठीक है। और ये इसका जो जानने का मुख्य स्रोत है, कौन है? पहला शासक जो है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें हेराटोटस, ठीक है, स्ट्रैबो, ठीक है, इन लोगों के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा नक्शे रुस्तम, पार्सिपोलिस, और इन अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कहते हैं, ईरानियों का या पारसियों का भारत पर आक्रमण हुआ था, ठीक है, नक्शे रुस्तम, पार्सिपोलिस, और ठीक है, ये अभिलेख है, अभिलेखीय साक्ष्य। अच्छा, इनके आक्रमण के बाद कुछ प्रभाव पड़े, क्योंकि वो तो सिंध के क्षेत्र में रहा, नीचे आ नहीं पाए ऊपर, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने दाई से बाईं तरफ, दाई से बाईं, ठीक है, बाईं तरफ क्या लिखा जाता था? खरोष्टी, एक लिपि थी,
खरोष्टी लिपि का आविष्कार हुआ। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरी भाषा का आरमाइक भाषा। ठीक है, ये आरमाइक और खरोष्टी जो मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक थे, उनके अभिलेखों में जो पश्चिमी खरोष्टी और आरमाइक मिलती है अफगानिस्तान और उनका, ठीक है, यहाँ पे ये मिलती है, ये भाषा प्रभाव हुआ। दूसरा क्या हुआ, अभिलेख। अभिलेख, ठीक है, अभिलेख लिखने की, ठीक है, पत्थरों, अभिलेख क्या है, पत्थरों पे या इन पे लिखने का जो कला होती थी वो अभिलेख कहा जाता है। पत्थरों पे या क्या कहते हैं घात के चद्दर पर, ठीक है, या किसी बिल्डिंग या इन पे लिखा जाता तो अभिलेख कहा। इसको एपिग्राफी भी, हाँ 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 हाँ, तो हाँ हाँ, गुजरात में, ठीक है, तो ये है अभिलेख लिखने की प्रक्रिया। ठीक है, और दूसरा छत्रपट। ठीक है, चौथा इनका प्रभाव क्या था, छत्रपक व्यवस्था, मतलब कि राजा के ऊपर राजा, जो महान राजा होता था, वो छत्रपक की उपाधि जो धारण करते थे, इन्हीं से ली गई। ठीक है, ये समझ देवतुल्य वाली प्रक्रिया आप समझिए। ठीक है, फिर उसको यूनानियों ने काफी जोरों शोरों से इनका किया। इनका प्रभाव जो है भाषा आधार पर, अगर भाषा देखें हम लोग, ठीक है, पहले तो ये लोग अभिलेखीय जो शैली थी उसका प्रादुर्भाव हुआ अभिलेख का, कि अभिलेख कैसे लिखा जाता क्या है। दो भाषाएं दाएं से बाएं लिखनी, खरोष्टी और आरमाइक, ठीक है, भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ, और छत्रपक शैली, ठीक है, उसका प्रादुर्भाव हुआ। ये पारसियों की एक देन है। ठीक है, इनका बहुत विस्तृत इतिहास नहीं मिलता। हाँ, ईरान के है, ईरानी आगमन या पारसी या हकामनी साम्राज्य साइरस था, उनके द्वारा पर वो लगभग वही 5वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी का, हाँ हाँ, ठीक है, उसके बीच में किया था। फिर उसके बाद यूनानी आगमन होता है, इसमें क्या होता है, हाँ यूनानी, हाँ हाँ हाँ, पहले ईरानी है फिर यूनानी है। ये यूनानी आक्रमण देखो, या सिकंदर का आगमन कहीं पढ़ते होंगे आप, ठीक है, सिकंदर का आगमन पढ़ते ना, इसलिए यूनानी कहते हैं, सिकंदर यूनान का, मकदूनिया एक जगह है वहां पे। ठीक है, और अच्छा, सिकंदर का नाम सिकंदर क्यों है, सिकंदर नहीं है, अलेक्जेंडर नाम है इसका। क्या नाम, अलेक्जेंडर। सिकंदर इसलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि बाद में जो लेखक हुए, मुस्लिम लेखक हुए, उन लोगों ने सिकंदर, जो शिकस्त देने वाला हो वो सिकंदर है, आप समझो। उसका वास्तविक नाम क्या है, हाँ हाँ हाँ, अलेक्जेंडर। वो क्या हुआ 330 ईसा पूर्व में लगभग, ठीक है, 330 ईसा पूर्व में, ठीक है, बैक्टीरिया है एक जगह, कहा, बैक्टीरिया, यूनान में ही, उसको जीता। ठीक है, वहां से वो मकदूनिया का रहने वाला था, 14-15 वर्ष की अवस्था में, कम से कम अवस्था में वो निकला, और क्या क्या वो मकदूनिया में 330 ईसा पूर्व में जीता। और वो जानते हो क्या कहते हैं, सिंध को पार करते हुए राजा अम्भी उनको पराजित किए। ठीक है, फिर उसके बाद एक पोरस शासक थे, कश्मीर के आसपास का क्षेत्र थे, वहां उनको पराजित किया। वहां पे एक युद्ध हुआ लगभग 326 ईसा पूर्व में, लगभग कितना ईसा पूर्व में, राजा पोरस थे। अच्छा, अम्बी जो थे आसपास के क्षेत्रों दिया, वो वही जो अपना हिमालय का क्षेत्र है, हिंदू कुश जैसे पर्वत कहते हैं, अफगानिस्तान से लगा हुआ है। ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र, उधर से होते होते उस पहले अम्बी को जीता, फिर क्या कहते पोरस को आया। पोरस शासक थे ये कश्मीर के आसपास क्षेत्र का, एक जगह चिनाव नदी है, क्या, चिनाव नदी, 326 ईसा पूर्व में इनके बीच युद्ध हुआ, हाइडापटीज का, हाइडास्पेटीज, ठीक है, का युद्ध। इसमें क्या हुआ, इसमें पोरस हार गया। अच्छा, पोरस इसलिए हार गया, कारण ये था, कहा जाता है कि ये पोरस जो है बहुत स्वाभिमानी राजा थे उस समय, क्योंकि जब युद्ध करते हुए वो पकड़े गए, बंदी बनाए गए, और किसके सामने लाया गया, अच्छा, पोरस हारता भी नहीं। जो सिंध के आसपास क्षेत्र का था, अम्बी, राजा अम्बी था, उसने क्या है अधीनता स्वीकार कर ली थी सिकंदर की, ठीक है, या अलेक्जेंडर की। तो अच्छा, उसका यही एक ही उद्देश्य था। और यहीं पे जब युद्ध हुआ तो उनको जब बंदी बनाया गया और किसके पास लेके आया गया, किसके, सिकंदर के सामने लाया गया। तो सिकंदर ने पूछा
कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस जो है इतना वीर और निर्भीक था, वो सीधा यही कहता है कि हमें क्या है, एक राजा और एक राजा के प्रति कैसा व्यवहार करता वैसा व्यवहार करो, ठीक है। क्योंकि लगभग सेना मार दी गई थी, वीरगतियों प्राप्त हो गई थी, ये कुछ सैनिक और ये पकड़े गए थे। तो इस साहस और वीरता को, क्योंकि पराजित व्यक्ति थे, उनको देखते हुए उन्होंने सीधा यही कहा कि उनका राज वापस कर दिया। इतना प्रभावित हुआ, उन्होंने सीधा यही कहा सिकंदर ने कि हमें इस भूमि पर हमारे जीवन में पहला ऐसा कोई शासक बना जो हमसे आंख मिलाकर के बात कर रहा और इस तरह से बात कर रहा। बहुत प्रभावित हुआ पोरस से, और यहीं से हेरापेडी जो चुनाव नदी है, ठीक है, वहां से वापस चले गए। अच्छा हाँ, वहां सिकंदर कहता, वहां सिकंदर और चाहता था, क्योंकि उस समय मगध साम्राज्य था, और वो कहा भी कौटिल्य उस समय जो थे तक्षशिला, ठीक है, आसपास के जो राजा अम्बी था, तक्षशिला का था, उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये भी एक किंवदंती के अनुसार ये पता चलता है कि जो चाणक्य है या कौटिल्य है, ठीक है, उन्होंने मगध साम्राज्य के लिए, मगध साम्राज्य से उस समय धनानंद हुआ करता था, उसको सहयोग के लिए कि भी इसको रोका जाए। और ये चाहता भी था सिकंदर कि मैं अपनी विजय, भारतवर्ष विजय या भारत की विजय आगे करता रहूं। तो लेकिन उनके साथ के जो सैनिक थे, क्योंकि वो वापस चले गए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पहना, इतने दिनों से वो घर से बाहर या देश से बाहर थे कि उनके ऊपर जो कपड़े पहन रखे थे अपने आप फट के गिरने लगे थे। और उनके अच्छा, दूसरी बात, युद्ध करते करते सैनिक थक गए थे, अपने निवास स्थान से दूर आ गए थे, ठीक है, मुख्य यूनान के बैक्टीरिया मकदूनिया के रहने वाले थे, ठीक है, वहां से वो बहुत दूर आ गए थे। तो वो उन सैनिकों ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ, सिकंदर अच्छा काफी उससे सिकंदर प्रभावित हुआ। जब सैनिक उनके मना कर दिए, भाई हम युद्ध आगे नहीं करेंगे, तो बेबीलोन चला गया। कहा जाता है रास्ते में उसको बुखार आने लगा, मलेरिया हो गया उसको, या डेंगू या मलेरिया हो गया, बुखार आने लगा, और बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, सिकंदर की 325 के आसपास में। तो कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। लेकिन वो कहते ना, आंधी और तूफान की तरह आया, यहाँ पे आक्रमण हुआ, लेकिन उसने प्रभाव छोड़ के गया। तो 4-5 सालों में उसने यहाँ पे आक्रमण किया। भाई ऐसे संसाधन थे नहीं आधुनिक की तरह, हवाई जहाज से आक्रमण किया फिर चला गया, क्योंकि वहां रुके। अच्छा, उसने यहाँ पे आक्रमण करने के बाद उसने कई प्रभाव छोड़ के गया। वो जब जीता, प्रभावित हुआ, उसका एक निकैया, एक विजयनगर स्थापना की, उसका नाम था निकैया। क्या नाम था? निकैया। पूछा जाएगा, सिकंदर ने 2 राज्यों की स्थापना की थी, एक निकैया, ठीक है, एक ये किसी विजय, इसको विजय राज्य भी कहा जाता है, विजय राज्य के नाम से, ठीक है। और दूसरा एक उसका घोड़ा था, वीरगति प्राप्त हो गया, बुफेला। क्या नाम था? बुफेला, बुफेला मिलता है, ठीक है। उसके नाम पे एक राज्य की स्थापना की। और फिर क्या हुआ, यहां से ही है जब जाने लगा तो अपना एक सिपह सलार नियुक्त करके चला गया, जो आगे चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करता है, और उसकी हार होती है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है जीत लेता है। उसकी एक हेलना लड़की होती है, उससे विवाह करता है, ठीक है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य करता है, और चंद्रगुप्त उसके बदले में उसको क्या कहते हैं, बहुत सारा क्या कहते हैं, हाथी घोड़े उपहार करते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक तो उन्होंने एक नगर स्थापना की। अब इनका प्रभाव जो हुआ उनको आप देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें ये यूनानी आगमन का, पहला तो ये अपने आप को देवतुल्य मानते थे, शासक जो होते थे, या ठीक है राजा होता था, वो देवतुल्य मानते थे, ठीक है। ईरानियों से ही दिखने लगता हमने, ठीक है, जो छत्रपति की व्यवस्था है ना ईरानियों की, वो उस पर दिखने लगती है। और ये अपने देवता, अपने आप जो राजा है वो देवताओं के समान है, ठीक है। दूसरा, इन्होंने सिक्कों पर, ठीक है, सिक्कों पर ये सिक्का गोल, ठीक है, बने, ठीक है, उस पर लेखन कला यूनानियों की देन है। ये चित्र बनाना ईरानियों की देन है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा, जो गांधार कला थी, इसकी भारतीय और यूनानी
जो कला थी, कौन सी मूर्ति बनाने की कला था, उसको गांधार कला कहा गया, ठीक है। और उसका प्रभाव सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनी हैं, और ये क्षेत्र कौन सा, गांधार कला क्यों कहा गया, ये जो कांधार है अफगानिस्तान का, ठीक है, ये दोनों मिली, क्योंकि मिलन सेंटर तो यही होगा ना, उधर से आक्रमण कर रहे थे, अफगानिस्तान ही क्षेत्र था अपना इंडिया से लगा हुआ, और इधर से भारतीय परंपरा थी, तो यहाँ मिल करके इसको गांधार कला कहा गया। और भारतीय और यूनानी जो कला मिक्स हुई, मिश्रण हुआ, और जो नई कला का प्रादुर्भाव हुआ, तो क्या हुआ, एक गांधार कला का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। तो ये इससे क्या हुआ, ठीक है, तो ये नई कला का प्रादुर्भाव हो गया उस समय, ठीक है, और काफी छाप छोड़ के गए ये लोग। तीसरी एक सबसे बड़ी जो बात है, ये तो इनको मालूम पड़ गया था, क्योंकि जो ईरानियों का आक्रमण था, कहां तक का था, सिंध के आसपास क्षेत्रों में था, लेकिन जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, तो छोटे छोटे राज्यों में और गणराज्यों में बना हुआ था, राजतंत्र था मगध में था, और गणराज्य छोटे छोटे थे। अब उनको ये पता हो गया कि राजनीतिक रूप से ये क्या छोटे छोटे उसमें बटे हुए हैं, अब ये जो केंद्रीय, ठीक है, शासन की बात कहती है, केंद्रीय सत्य के उभरने की बात कहती है, वो हुआ इसी कारण से, जो अखंड भारत की बात परिकल्पना करते चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आई, ये इसीलिए हुई, ठीक है। और ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, मौर्य वंश का स्थापना कहाँ, मगध में हुई, और वहां से उन्होंने क्या कैप्चर करना शुरू कर दिया, फिर राजतंत्र, शक्तिशाली राजतंत्र या केंद्रीय सत्ता का प्रादुर्भाव भारतवर्ष में हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया। ये सबसे बड़ा ये प्रभाव रहा। फिर शक, कुषाण, पूर्ण, ये सब सारे लोग आए, और ये अपने अपने समय में शासन करते रहे, और आगे जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इनको विस्तृत पढ़ाते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। कब आए, इनका प्रभाव का कौन कौन सा क्षेत्र रहा, ठीक है, इनके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।